हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपका स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं गुरुग्राम के ऊपर, जिसे गुड़गांव भी कहते हैं हम लोग। और आज इसी के ऊपर जानेंगे कि किस तरीके से ये गुड़गांव बना, कैसे ये जगह एक गांव से होकर बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी का रूप ले चुका है और कैसे ये आगे बढ़ने वाला है। और इसके ऊपर बात करेंगे हम ब्रिक्सेक्स के जो फाउंडर्स हैं उनके साथ, और जानेंगे कि किस तरीके से ये गुड़गांव जो है वो बना है। और इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य ये है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से ये सिटी बढ़ रही है, और आने वाले वक्त में और भी ऐसे ही एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के सिटी के ऊपर, इंडिया के न्यू इंडिया की तरफ बढ़ते हुए कदम के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट, जो कि होने वाला है गुरुग्राम के ऊपर। कैसे सर, फाइनली आप लोगों से आज मुलाकात हो ही गई। वेलकम वेलकम। तीनों लोग पकड़ना बहुत मुश्किल है एक साथ। आइए बैठिए, आज चर्चा कर ही लेते हैं गुड़गांव के ऊपर। थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप तीनों को एक साथ पकड़ना इतना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी आप तीनों ने एक साथ समय निकाला है। मैं चाहूँगा पहले आप तीनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद हम ब्रिक्सेक्स की बात करेंगे। तो मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा सर। वेल, शेर सिंह राठौड़ मेरा नाम है और ब्रिक्सेक्स को फाउंडर रहा हूँ मैं। एंड जर्नी बहुत अच्छी रही है अब तक, एंड भगवान की कृपा है कि फ्यूचर भी बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल सर। नेक्स्ट टू यू सर। मैं विजय कंबोज और ब्रिक्सेक्स में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ मैं। और अभी तक की जो जर्नी है वो हमेशा अपडेट होती गई है और हमेशा अच्छी रही है। बस आगे भी अच्छी रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। और श्योर सर। सर, मेरा नाम अमित रांगी है। हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिक्सेक्स हमने साथ मिलके स्टार्ट किया था, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आप जैसे भाइयों का साथ है और आगे भी लगे हुए। आपने डेकेड बोला, इसमें 10 साल दिए। ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे दिमाग में क्या थॉट आया कि गुड़गांव जैसे शहर में जो बढ़ रहा था, जब क्योंकि 10 साल पहले जब आप बात कर रहे थे वो चकाचौंध इतनी नहीं दिखती थी उस टाइम पे, कैसे ये दिमाग में आया सर, कहाँ से ये थॉट आया ब्रिक्सेक्स को स्टार्ट करने का? देखिए, कहीं ना कहीं ना रियल इस्टेट हमें ना वो इंडस्ट्री लगती थी जहाँ पे ना ग्रोथ मैसिव है, और पूरे इंडिया की तुलना कर रहे हैं तो डेवलप्ड सिटीज़ भी हैं और डेवलपिंग सिटीज़ भी है। और शायद हमें लगा कि ना सबसे अपॉर्चुनिटी वहाँ मैसिव होगी जहाँ पे ना डेवलपिंग स्टेज में अगर रियल इस्टेट में आप एंटर कर जाते हो। तो नॉर्थ में मेरे हिसाब से इससे बेटर मार्केट हमें कभी लगी नहीं। एंड गुड़गांव की मार्केट हम जब रियल इस्टेट शुरू किया तो इन दोनों से मिला मैं, और हम तीनों की एक दोस्ती, एक बॉन्डिंग शुरू हुई। दोस्ती ये रियल एस्टेट से स्टार्ट हुई। कोई ये नहीं कि हम बचपन से या पीछे से फैमिली फ्रेंड हैं या कुछ, तीनों यहीं पे मिले। जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब तीनों एक मिल जाते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट यही है। That's what. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू गाइज स्टार्टेड, ठीक है, एज आई सेड कि गुड़गांव उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। सो पहले हम आज के गुड़गांव पे जाए, आने वाले गुड़गांव पे मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा पीछे लेके चले, लोगों को बताएं, व्यूवर्स को बताएं कि ये गुड़गांव कैसे बना, जो आज मिलेनियम सिटी जिसको बोलते हैं। लाइक बेसिकली ये मेट्रो सिटी नहीं है, बट ये मेट्रो सिटी ही लगती है अब जिस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, खासकर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस पर मैं चाहूँगा विजय जी कि आप बताएं कि किस तरीके से गुड़गांव जो है ये बना, और जिस गुड़गांव को आपने देखा है आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगे लोगों को जो फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। एक्चुअली गुड़गांव जब स्टार्ट हुआ, गुड़गांव में ऐसा कोई ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट तो थी नहीं। बस ये था कि दिल्ली के साथ लगते हुए एक ये छोटा सा कस्बा कह लो या छोटा सा शहर था।
तो जब मारुति ने यहाँ पे प्लांट लगाया 1970 में, तो तब धीरे धीरे यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी आई। लोग यहाँ गुड़गांव में जो लोग रह रहे थे उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी, प्लस बाहर की सिटी और अदर स्टेट से भी यहाँ पे लोग धीरे धीरे जॉब के लिए यहाँ पे मारुति की वजह से आने लगी। अब हुड्डा के सेक्टर तब अपना जो सेक्टर 1 से लेके 23 तक सेक्टर हैं, वो अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो सबसे पहले सेक्टर वो थे। तो जो वहाँ डेवलपमेंट हुई, जैसे मारुति आई, मारुति के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो अपना उद्योग विहार वाला जो ये वाला एरिया लग जाता है, NH8 वाया दिल्ली जयपुर हाईवे आते हैं, दिल्ली से गुड़गांव में एंटर करते हैं, तो राइट हैंड में जो एरिया है उद्योग विहार बोलते हैं, तो वहाँ 24 सेक्टर एंड हो जाता है। तो वहाँ उस एरिए के अंदर मैक्सिमम जो अपना डेवलपमेंट हुई, या तो रेजिडेंशियल सेक्टर कटे या गवर्नमेंट ने जो बढ़ावा दिया वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया। तो वहाँ की अगर हम बात करें तो सेक्टर 14 में सबसे पहले वहाँ प्लॉटिंग वाइज अगर हम बात करें तो जो बिल्डर्स थे उसमें DLF ने फर्स्ट एंट्री करी, और या हम कह सकते हैं पालम विहार जो दिल्ली के नज़दीक वाला एरिया लग जाता है, तो वहाँ अंसल ने डेवलपमेंट करी, जिसे लोग पालम विहार के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि धीरे धीरे जैसे मारुति प्लस और छोटी इंडस्ट्री वो लेके आने का पर्पज़ भी कहीं ना कहीं ये था कि चलो एयरपोर्ट नज़दीक है, दिल्ली नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, कनेक्टिविटी वाइज थोड़ा इजी हो जाएगा, इसीलिए इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि DLF ने जैसे जैसे लैंड यहाँ पे एक्वायर करनी स्टार्ट करी, और DLF की क्या है कि पहले क्या होता था, गुड़गांव में मेजरली 3 बिल्डर ही थे, DLF, अंसल, यूनिटेक, और तीनों ने अपने आप में क्या है कि टाउनशिप्स बसाई हैं, तीनों का सेगमेंट अलग है। अब उसके हिसाब से अगर हम देखें तो DLF की जो प्लानिंग थी वो उसने काफ़ी बड़ा लैंड बैंक था उसके पास, तो वहीं से एक्चुअल में जो कहानी है ना वो वहाँ से स्टार्ट हुई। मैं इसमें थोड़ा कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। लेट अस गो लिटिल बैक इन द हिस्ट्री। आपने शायद मूवी देखी होगी गांधी, रिचर्ड अटनबरो की। यस। तो उसमें जो विलेज दिखाया गया है ना, वो सुखराली विलेज है। तो आज के डेट में हम इमेजिन करते हैं जो मैसिव डेवलपमेंट यहाँ पे, जो हम कॉन्क्रीट जंगल कहते हैं, और वो जो विलेज आपने देखा था गांधी मूवी में, इट इज़ ड्रास्टिक चेंजेस। यस। जब लोग कंपेयर करते हैं दुबई 1982 में क्या था और आज दुबई क्या है, तो हम भी कंपेयर, हमारे इंडिया में एक ऐसा शहर है जहाँ पे हम कंपेरिजन वहाँ से शुरू करते हैं। देन राइटली विजय ने जैसे बताया 1970-71 में जब मारुति आई यहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल टाउन था नहीं। इससे पहले हरियाणा में सबसे पहले जो दिल्ली NCR से सटा हुआ फरीदाबाद था इंडस्ट्रियल टाउन, उसके बाद गुड़गांव बना। और गुड़गांव का एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं कि एयरपोर्ट बिल्कुल साथ में था, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है। और 1997 में जनरल इलेक्ट्रिकल्स आई थी, फर्स्ट MNC कंपनी गुड़गांव जब एंटर GE ने किया था। So that was a time कि It was a game changer for when GE entered in this market. When GE entered in this market. Probably after that, Gurgaon, it is no looking back. You have seen a lot of MNC companies over here. Fortune 500 के 250 कंपनी के ऑफिसेस यहाँ गुड़गांव के अंदर है। और जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल कि पुराने जो सेक्टर्स थे यहाँ पे सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 23, जिसे हम ओल्ड गुड़गांव का पार्ट कहते हैं, लेकिन 20-25 साल पहले जब न्यू गुड़गांव फॉर्म हुआ था, सेक्टर 24-25 से लेके सेक्टर 57 तक, जहाँ पे अंसल्स आए, और जैसे विजय ने कहा अंसल्स आए, DLF लेके आए अपनी टाउनशिप्स काफ़ी सारी, फेज़ 1 से लेके फेज़ 5 बनाया, अंसल्स ने सुशांत लोग 1, 2, 3 बनाया, यूनिटेक बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले किया था जब साउथ सिटी 1 और साउथ सिटी 2 बना था। लेकिन जो गुड़गांव का जो ड्रॉबैक रहा था वो है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग गुड़गांव का भी बना नहीं। रीज़न भी है इनके गवर्नमेंट और बिल्डर के जो नेक्सस थे, हम नेक्सस कह सकते हैं इसे, एक एक कोलैबोरेशन था कि लाइसेंस बनते गए, लाइसेंस गवर्नमेंट ने लाइसेंस देते गए, और लाइसेंस अप्रूव हुए और डेवलपर्स ने अच्छी खासी डेवलपमेंट भी की। लेकिन जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है, जैसे ड्रेनेज फैसिलिटी है, सीवरेज है, या फिर एक गली, छोटी जो गली कितनी वाइड होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रैफिक बढ़ने वाली है, इसकी प्लानिंग शुरू से नहीं हुई। लेकिन आज के डेट में हम कहते हैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स डाउन द लाइन, 58 से लेकर 115 जो गुड़गांव के जो अदर सेक्टर्स है, यहाँ पे एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान। यहाँ पे आने वाले टाइम 10 साल, 20 साल या 25 साल बाद जितने डेवलपमेंट होगी, लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे,
आई मीन एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, गुड़गांव के अंदर एवरी ईयर कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं यहाँ गुड़गांव। एंड आई थिंक सो सिटी ऑफ ड्रीम्स पहले मुंबई कहा करते थे, मेरे हिसाब से सिटी ऑफ ड्रीम्स आज के डेट में गुड़गांव इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स फॉर एवरीबडी, एटलीस्ट फॉर द नॉर्थ इंडिया। The North Indian region, of course, we will come to that point. Moving to that question, स्पेशली अगर आप देखेंगे गुड़गांव नोएडा दोनों दिल्ली से सटे हुए थे, लेकिन अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब किसी ने किया तो गुड़गांव को किया है। ऑफ कोर्स किया, ऑफ कोर्स। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है इतना महंगा क्यों है। सर पहले उस पर प्रकाश डालो जरा, ये क्यों इतना महंगा है गुड़गांव। मतलब आप लोग 1 करोड़ वाले को तो ज़्यादा एंटरटेन करते नहीं हो क्योंकि आपके पास भी प्रोडक्ट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं कर, लेकिन बेसिकली ये गुड़गांव हर कोई ये जानना चाह रहा है ये फ्लैट खरीद कौन रहा है। नहीं, हाँ ये एक सवाल है। और दूसरा ये है कि ये जो लाइन में लग के फ्लैट खरीद रहे हो वो भी महंगे महंगे, मतलब आप करोड़ से ऊपर की बात कर रहे हो और वो भी खरीदने के लिए लोग लाइन में लगे हैं। ये सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और ये क्या खास है गुड़गांव में कि लोगों को इतना अट्रैक्टिव करता है, लोग की चाहते हैं कि घर हो। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया था कि एनसीआर में 100 अगर घर बिकता है तो 70 गुड़गांव में बिकता है, उसके बाद वो 30 बिकते हैं जो एनसीआर के अदर पार्ट है, जिसमें फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, बल्लभगढ़, सोनीपत सारे ऐड कर लीजिए। क्या फैक्टर है सर ये 70 लोग जो सबसे पहले यहीं आते हैं 100 में से? देखिए गुड़गांव के अंदर क्या हुआ है कि आफ्टर कोविड के बाद की जो सिचुएशन हम देखते हैं या पिछले 10 साल के अंदर गुड़गांव के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, आज गुड़गांव के अंदर गुड़गांव एक चॉइस बन गया हर किसी के लिए, वो इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर रह रहा है या कोई बंदा एनआरआई है। सर या फिर मैं ये ऐड कर सकता हूँ कि ये स्टेटस सिंबल भी हो गया गुड़गांव कि अगर एड्रेस में गुड़गांव आ रहे तो, क्योंकि चॉइस तो बहुत है आपके पास, लेकिन मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे ये नहीं देखते कि क्या खरीदना है, ये देखते हैं कि गुड़गांव के अंदर इतने 1000 स्क्वायर फीट एरिया मुझे चाहिए, चाहे बीट वो घर हो, चाहे रेजिडेंशियल कमर्शियल कुछ भी हो, बट इतने 1000 स्क्वायर फीट एरिया मुझे गुड़गांव के अंदर मेरी प्रॉपर्टी बनानी। तो अब ये स्टेटस सिंबल में भी ऐड होता जा रहा है गुड़गांव। दूसरा, आज जितने लोग बाहर रहते हैं वो जब इंडिया वापस आते हैं और वो गुड़गांव को देखते हैं तो आज उनको ये लगता है कि यार अब इंडिया वापस आ जाना चाहिए। आज गुड़गांव हमारे रहने लायक बन चुका है। और दूसरा, गुड़गांव में जो पिछले 10 साल में डेवलपमेंट हुई है, मेनली जो इंफ्रा से रिलेटेड जितने रोड आप अगर देखेंगे, पहले एक ही रोड था गुड़गांव का, मेन NH8 जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद में गोल्फ कोर्स रोड डेवलप हुआ है, बॉम्बे हाईवे डेवलप हो चुका है। आज अगर हम देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुकी है। सोना रोड भी उसमें से एक है, सोना रोड भी डेवलप हुआ। तो आने वाले टाइम के अंदर सेक्टर 74A 75A जो DLF यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल भी लेके आया है और जिसे साइबर सिटी 2 भी प्लान कर रहा है। दूसरा, सेक्टर 36A के अंदर ग्लोबल सिटी जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो आने वाले टाइम में अभी लोग जो ये सोच रहे हैं कि अभी गुड़गांव में रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इससे ज्यादा रेट कहाँ जाएगा, अभी वो अपने मेन रेट पे पहुंचा नहीं है, पीक पे नहीं है। हाँ, रीजन एक्चुअली क्या है, देखो जो लोग मास्टर प्लान, जैसे शेर सिंह जी ने बताया, जो 58 से 115 के जो सेक्टर है ना, वो अकॉर्डिंगली टू मास्टर प्लान डेवलप हो रहे हैं। जो लोग मास्टर प्लान को समझ रहे हैं तो वो तो एक प्राइस को देख रहे हैं कि ठीक है भाई, देखो इन्वेस्टमेंट कोई भी आप साल या 2 साल के लिए नहीं करते। इन्वेस्टमेंट मतलब आप ये मान के चलो 5-7 साल 10 साल हर कोई लेके चलता है। हाँ, कोई अगर ये गाइड कर रहा है कि हाँ जी सर ये 1 करोड़ रुपए लगा लो, 1 साल 1.5 साल में मैं इतना कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट के अंदर वो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा लो, वो चाहे सिटी के अंदर उठा लो, चाहे सिटी से बाहर उठा लो, चाहे डेवलप एरिया में उठा लो, चाहे अनडेवलप एरिया में उठा लो, हाँ वो हम कह सकते हैं 10% चांस होते हैं कि कहीं हमने एक ऐसी जगह पे एंट्री करी कि आप ये मान के चलो पिछले 7-8 साल से रियल एस्टेट थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा था और हमने बिल्कुल जब वो एप्रिसिएशन स्टार्ट होने का जंप आने वाला था तब हमने एंट्री करी और साल 1.5 साल में 2 साल में हमारा पैसा डबल हो गया। इधर रियल एस्टेट कहीं पे भी ले लो, चाहे आप छोटी सिटी का ले लो चाहे बड़ी सिटी का ले लो, मिनिमम 5 साल 7 साल मांगता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि देखो 58 से लेके 115 तक के जो सेक्टर है ना, वो अकॉर्डिंगली मास्टर प्लान डेवलप हो रहे हैं। अब लोग 2 तरह का क्लाइंट आ रहा है। एक क्लाइंट वो जो आज का इंफ्रा देख रहा है कि रोड कैसा है, अप्रोच कैसी है और अपना आसपास मेट्रो की फैसिलिटी है या नहीं, रोड कितने चौड़े हैं, ग्रीनरी कैसी है, समझ रहे हो। दूसरी ये कि लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि भाई मैं जहां पे प्रॉपर्टी देख रहा हूं वहां आज नहीं भाई, तो ये बता 5 साल बाद यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होने वाली है। बिकॉज क्योंकि डेवलपमेंट आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो वो आप आज का जो देख रहे हो वो आपको ये सामने लाइव है, वो दिख रहा है, बट फ्यूचर तो बेसिकली मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली है। वो तो मास्टर प्लान बताएगा जी यहाँ क्या होना है। वो एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा 5 साल पहले अगर मान लीजिए
एक किसी सेक्टर में चलिए 70 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 साल पहले अगर किसी ने निवेश किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके भाव में और आज के भाव में अगर 5 साल में आप देखते हो कितने % का जंप आया है, ताकि लोगों को ये समझ पाए कि ऑफकोर्स आप जब भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी ज़मीनें खरीदी हैं उस समय उसके कोई भाव नहीं होते थे, या तो उनके बेटे ने या पोते एंजॉय कर रहे हैं। आप गुड़गांव में भी वही हो रहा है। सो इज़ लाइक जिनकी भी ज़मीनें हैं, तो ऐसा नहीं है कि दादाओं ने हमारे खरीदा है तो उनको वो भाव पता था, या उनका एक विजन था कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, चाहे वो किसी भी चीज़। तो 1 रुपए की चीज़ 4 रुपए की होगी। 1 रुपए की चीज़ अगर हमें नजर आया लास्ट 5 years डाउन द। देखिए मेन जो आप कह रहे हैं ना कि गुड़गांव इतना महंगा, इतना वाई लोग की इन्वेस्टमेंट क्यों गुड़गांव के अंदर करना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ के जो जीडीपी है वो काफ़ी हाई है। इंडिया की 3rd हाईएस्ट जीडीपी गुड़गांव स्टैंड करता है, जो कि गुड़गांव आज लिमिटेड, आप देखो कि इतना बड़ा शहर नहीं है बट स्टिल 3rd हाईएस्ट जीडीपी जो पर कैपिटा जो इनकम होती है वो 3rd रैंकिंग पे है गुड़गांव। सेकंड, इसके साथ साथ क्या ना, काफ़ी सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कंपनीज काफ़ी मूव ऑन करना चाह रही है यहाँ पे, क्योंकि आज कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर, और कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से लोग यहाँ पे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपने कोविड की सिचुएशन देखा होगा, कोविड के बाद एक सर्वे किया गया था कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे ना विच इज़ द बेस्ट सिटी टू लिव एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, तो गुड़गांव वाज नंबर 1 एट दैट टाइम। पर जितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने हॉस्पिटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो रेशियो काफ़ी बेटर है यहाँ पे। तो एक हर इंसान सोचता है कि ना मैंने जो ज़िंदगी जी है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन या मेरी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ ऐसी जगह हो जहाँ पे ना फैसिलिटीज़ अच्छी हो, अपॉर्चुनिटीज़ सब फैसिलिटीज़ अच्छी हो, या फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए एजुकेशन अच्छा मिले। यहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, मतलब इंडिया का न्यू इंडिया के तरफ मूवमेंट में गुड़गांव का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और एक हम देखें, जब हम दिल्ली एनसीआर जहाँ रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में एक फैक्टर जो है ना सबको बहुत चुभता है, वो है पोल्यूशन, है ना। तो गुड़गांव में भी तो ऐसा नहीं पोल्यूशन है, बट स्टिल गुड़गांव के ऐसे जो न्यू एरियाज में जो डेवलपमेंट हो रही है सेक्टर 58 से लेकर 115, दिस इज कंपैरेटिवली वेरी ग्रीन, मच बेटर। यहाँ पे ना एयर मच बेटर है कंपेरेटिव टू दिल्ली ऑल्सो। तो इसी वजह से ना लोग, दिल्ली के लोग भी यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। दिल्ली के ही लोग हैं, मतलब हरियाणा के ये नहीं कहते। मैक्सिमम मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, जो बिग साइड टिकट जिसको आप बोलते हो, वो दिल्ली वाले लोग ही हैं। मतलब उनको एक फ्यूचर समझ में आया कि गुड़गांव बनता है। लेकिन इसमें ये फैक्टर भी है कि गुड़गांव एक ऐसा शहर शुरू से रहा है कि ज़्यादा बिल्डरों ने यहाँ पे चीटिंग नहीं करी है कंपेयर टू अगर आप और बाकी शहरों में देखते हो। तो लोगों को जो प्रॉमिस हुई है वो मिला है गुड़गांव में, चाहे आप उसको कोई यहाँ पे ना बिल्डर भी बनना आसान नहीं होता ना। यू शुड बी हैविंग नॉट ओनली बिल्डर, तो बिल्डर बनने के लिए भी ना यू शुड बी हैविंग गुड फाइनेंशियल बैकिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, ट्रस्ट फैक्टर होता है, तभी जाके आप बिल्डर बन सकते हो। और आफ्टर रेरा बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। रेरा आने से मार्केट के अंदर पहले क्या होता था कि हर किसी को ना डर लगता था कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, बिल्डर बनाएगा नहीं बनाएगा, क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आफ्टर रेरा वो प्रॉब्लम मार्केट में खत्म हो चुकी है। अब वो पॉइंट खत्म हो गया है कि मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। जिसका विजन नहीं है उसके लिए तो रेरा भी कुछ नहीं है, समझ रहे हो। जिसका विजन है तो वो तो पहले भी आप ये मान के चलो अच्छा काम कर रहा था, और आज वो चाह रहा है मैं और बेटर करूं, समझ रहे। वो चाहता है कि मेरे पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हर कोई डेवलपर ये चाह रहा है। आप ये देखो ना सर, कितना पिछले 5 साल में डेवलपमेंट गुड़गांव में कितनी फास्ट हुई है। आई एग्री। लोग बोलते हैं गुड़गांव बहुत फास्ट डेवलप हुआ है, बट पिछले 5 साल में जितनी फास्ट डेवलपमेंट हुई है ना, वो आप ये मान के चलो एक्चुअल में हम इस इंडस्ट्री से, हमारे लिए आप ये मान के चलो एक शौक वाली बात है कि हाँ भाई यार इतनी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यानी यहाँ पे इन्वेस्टर है ना, या हर 3 महीने अगर यहाँ पे दिल्ली से आए, एनसीआर से आए, या फिर कहीं से आए, एवरी 3 मंथ्स अगर यहाँ गुड़गांव विजिट करता है तो उसे डेवलपमेंट दिखती है, चेंजेस दिखता है। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। ये तो एग्री, ये तो मैं तो दिखाता हूँ, ये लोग एग्री करेंगे आपकी बात से 100% कि वो दिखता है कि गुड़गांव में बदलाव। जो तो दिखता है वो बिकता है सर, ये फैक्ट है सर। देखिए, अब मैं इसी पे दिखता है सो बिकता है की बात करता हूँ। जब जिन लोगों ने मान लीजिए द्वारका एक्सप्रेस पे स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट आया था, निवेश किया होगा, उस समय का क्या रेट था, क्या भाव में खरीदा, और आज क्या रेट चल रहा है उस पर। सर मेन चीज़ बताऊं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की अपनी एक स्टोरी है। सन 2006 में द्वारका एक्सप्रेसवे लॉन्च हुआ था, और सन 2010 जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली के अंदर, तब तक ये डिलीवर हो जाना था। बट इतने सारे लीगल हर्डल्स आए कि कभी क्लियर हो नहीं पाया। अनफॉर्चुनेटली गडकरी साहब
गवर्नमेंट गेट चेंज 2014 में, 16 में प्रोसेस हुआ, 17-18 में जब ये नेशनल हाईवे बना तो सारे लीगल हर्डल्स क्रॉस कर गए। लेकिन जिन लोगों ने पहले वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी तो दे नीड, वहाँ पे थोड़ा वेटिंग पीरियड लंबा रहा है। हाँ। लेकिन 10 साल पहले की अगर मैं ज़्यादा पीछे अगर हम ना जाएं, लोगों को हम मान लीजिए जिसने 14 में किया या 16 में या 5 साल पहले ही अगर सर मैं आपको सिंपल एग्जांपल, क्योंकि 5 साल पहले भी जिन लोगों ने किया उनका भी जिगरा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उस समय भी वैसा लग रहा था कि लटका ही हुआ है। मैंने तो स्टार्ट किया था 7 साल पहले जिन लोगों ने वहां पे प्लॉट खरीदे हैं, आप ये मान के चलिए G99 उपल वालों की सोसाइटी है, BPTPM स्टोरी है, और भी कई सारी डेवलपमेंट हुई हैं। आप ये मान के चलिए 30 से 35 हजार रुपए का रेट था पर स्क्वायर यार्ड, आज वो प्लॉट 2 लाख रुपए प्लस में 5 साल के अंदर। तो ये है रियल गुड़गांव। एंड ये तो प्लॉट की बात है सर। हम अगर रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल आज से 4 साल पहले द्वारका एक्सप्रेस से टुवर्ड्स दिल्ली के बॉर्डर से सटे हुए जो प्रोजेक्ट से 7,6500 में चीजें मिल जाती थी पर स्क्वायर फीट, और आज अगर कोई नया डेवलपर आता है और नया प्रोजेक्ट लेके आता है तो 25,000 30,000 पर स्क्वायर फीट। तो यानी रेजिडेंशियल जिसमें हम कहते हैं कि इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं होता है, लेकिन वहां देखो एग्जाम्पल कंपेरेटिव, आप देखो एग्जाम्पल काफी अच्छा। ये गुड़गांव का पॉडकास्ट करने का मैंने इसीलिए सोचा था कि हम चारों तो इधर से ही रहते हैं, हमने देखा इस गुड़गांव को बदलते हुए। इतना शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की इतनी तेजी से बदलेगा। जैसे अगर साइबर सिटी की बात कर ले, आज हर कोई आता तो वहाँ पे दिखता है। इनफैक्ट अगर आप इफ़ यू ट्रेवल अब्रॉड या इंटरनेशनल आप ट्रेवल करते हो तो अतुल्य भारत की वीडियो में डीएलएफ का वो शॉट आता है, ड्रोन शॉट। सर डीएलएफ का एग्जांपल ले लो ना सर। डीएलएफ मैग्नोलियाज सन 2002-3 में आया था। मुझे याद है 6,000 फुट का अपार्टमेंट, 1,800 रुपए का रेट, 1 करोड़ का अपार्टमेंट था, और सिंगल रोड, दिल लूटती हुई। और डीएलएफ को है ना लिटरली दिल्ली से अरेंज करते थे लोगों को कि भाई आपका है ना टू एंड फ्रो सब हम देख लेंगे, आके चीज देखो आप। लंच अरेंजमेंट होता था वहाँ पे, सब कुछ होता था। मैंने सुना है कि वहाँ पे गाड़ियाँ लगाते थे, वो बसेस में लेके आते थे 1 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, और वो दिखाते थे 1 करोड़ का फ्लैट बेचना है ना, महाभारत थी वहाँ, बहुत इट वॉज डिफिकल्ट टास्क। और आज उसी का एक वर्जन है। अरालियाज आया था इस रेट पे, उसके बाद मैग्नोलियाज आया, उसके बाद कैमिलियाज आया। कैमिलियाज में रीसेल आज 100 करोड़ की रीसेल हम देख चुके हैं, 100 करोड़ की। यानी अब तुलना सोचो आप कि ना 2002-4 में 1 करोड़ की चीज आज 100 करोड़ की बन सकती है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की, जिसमें आप है ना जमीन के मालिक भी नहीं हो। तो इमेजिन करो कि किस मैसिव। मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मास्टर प्लान की जैसे हम बात कर रहे थे ना, कि जिसने मास्टर प्लान को जो आज समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही है, ठीक है, वो बाय कर रहा है। सेम जैसे सर बता रहे कैमिलियास, जब सर ये सब प्रोडक्ट आए थे ना, तो लोग ये बोलते थे यार क्या ऐसा क्या ही लगा के दे रहे हैं कि जो इतना महंगा है। एक्चुअलिटी है, बल्कि उससे पहले आप ये मान के चलो अरालियास, मैग्नोलियास, ये 2 प्रोडक्ट डिलीवर सेम जगह पे हो चुके थे। भाई ऐसा क्या डिफरेंस है जो अरालिया से महंगा, मैग्नोलियास इतना महंगा, और मैग्नोलिया से महंगा आज कैमिलियास आ रहा है, तो इतना डिफरेंस ऐसा क्या है? दोनों तीनों प्रोडक्ट देखा जाए सेम ही जगह पे है, ठीक है। तो कहीं जिसने आके प्रोडक्ट को समझा कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी है तो वो क्यों है, जिसको पता था कि हाँ कि ये प्रोडक्ट जो ये डिलीवर जो दिखा रहे हैं, ये जिस दिन डिलीवर्ड होगा तो ये प्रोडक्ट पता नहीं किस लेवल पे प्रेजेंट करेगा। सर बहुत सारे हमारे नॉन या डेवलपर फर्म के काफ़ी लोग रहते हैं, और आप ये मान के चलो काफ़ी हमारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जो NRI हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि जो वहाँ इंफ्रा डेवलप हुआ है ना, वो आप ये मान के चलो वहाँ का क्लब हाउस, वहाँ की आप लैंडस्केपिंग, ये सब चीज़ें आप ये मान के चलो बाहर की कंट्री में भी मैं कहूँगा कई चीज़ें तो ऐसी जो बहुत कम दिखने को मिलती हैं। ट्रू। जो लग्जरी है ना सर, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हाँ ये लग्जरी नाम की जो चीज़ है सिर्फ इतनी तक ही आ सकती है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। वो आप 1 रुपए से लेके 100 करोड़ रुपए तक भी ले जा सकते हो, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जी कोई भी इन्वेस्टर अगर देखता है कि मुझे एंड प्रोडक्ट चाहिए एंड यूज़ के लिए, तो वो चीज़ यहाँ मिलती है आपको। अगर वो एज एन इन्वेस्टमेंट देखता है कि मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन कितना मिलेगा, मेरे पैसों का ग्रोथ कितनी होगी, या फिर मेरे पैसे पे रिटर्न्स कितना आएंगे, वो भी यहाँ पे वो एग्जांपल मिलता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरीबॉडी हियर। अपॉर्चुनिटी हर किसी को, गुड़गांव सबके लिए, और सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। इनफैक्ट एक्चुअली हम सोच रहे थे कि ब्रिकेट हमारी जो कंपनी है, वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग। तो हम दुबई की मार्केट भी इज डूइंग रियली गुड, एंड
काफ़ी कंपनीज़ वहाँ अपना सेटअप ओपन करते हैं और वहाँ बिजनेस भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वी आर थिंकिंग कि है ना हम क्यों ना जाएं बाहर। हमने सोचा फिर है ना इंडिया में भी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर के लोग, बाहर की कंपनीज इंडिया इनफैक्ट आ रहे हैं। जैसे मुंबई अच्छी रियल एस्टेट मार्केट है, बैंगलोर अच्छी रियल एस्टेट मार्केट है, हमने वहाँ की मार्केट भी एक्सप्लोर की। इनफैक्ट एक्चुअली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं बैंगलोर भी गया, कुछ डेवलपर्स के साथ मिल के आया हूँ। नो दे आर रियली दे से कि आपके पास DLF आता है 3 दिन में 11,000 करोड़ की इन्वेंट्री बेच जाता है, गोदरेज आता है 24 घंटे में सोल्ड आउट, सिग्नेचर नया डेवलपर आता है वो सोल्ड आउट कर देता है। वो कहता है जी DLF का नया फेज प्रिवाना वेस्ट जो आ रहा है, क्या सेम रिस्पॉन्स आएगा? मैंने कल रात वापस उनसे बात की, मैंने उससे बेटर रिस्पॉन्स आ गया है सर। कि ना आप सोचते हो कि ना कैसे बिकेगा। आप मुंबई के अगर आप देखते हैं क्वार्टर वहाँ पे कितनी ट्रांजैक्शन होती है, बहुत बड़ी मार्केट है मुंबई। हम मुंबई इज ऑलवेज रियल एस्टेट में हमेशा से रही है, फेवरेट चॉइस रही है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत लिमिटेड है। लेकिन जिस ग्रोथ के साथ गुड़गांव बढ़ा है, वो अगर कंपेयर करते हैं ना, वो अगर उसका रेशियो देखते हैं ना, ट्रांजैक्शन ऑफ दीज डेवलपर्स, इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, वहाँ इतने डेवलपर्स की कितनी ट्रांजैक्शन हो, तो वी आर मच हायर। और हम सोचते हैं कि ना कि जब गुड़गांव में आने वाले 10 साल 15 साल इतना काम है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही देख ले काफ़ी है मेरे हिसाब से, बाहर अपॉर्चुनिटी देखने से बजाय। सर ने बोला है कि ये फैक्ट है कि गुड़गांव का जो भी रेट चल रहा है ये इसका फाइनल रेट तो नहीं है, ये मैं कह सकता इंफ्रा वाइज, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में, मैं इंफ्रा वाइज इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मेट्रो का अभी अनाउंसमेंट हुआ है, मोदी साहब ने किया है, RITES तो बनेगा ही फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब एड ऑन होती जाएंगी तो ये तो प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। देखिए आज से 10 साल पहले जो प्रॉपर्टी के गुड़गांव में रेट थे या 2000 में जो प्रॉपर्टी के प्राइस थे, तब हर बार कस्टमर को क्या लग रहा होता है जब वो खरीदने जाता है कि यार ये तो बहुत महंगा है, लेकिन वो जब दोबारा विजिट करने जाता है तो उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम बहुत सस्ता था, मेरे को उस टाइम खरीद लेना चाहिए था। तो रियल स्टेट के अंदर अगर बंदा 5-7 साल का अपना टाइम फ्रेम लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कर रहा है या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कर रहा है या प्लॉट खरीद रहा है, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि जैसे अभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी काफी टाइम से अच्छी अप जा रही है, काफी एप्रिसिएशन कमा रहे लोग, तो हमेशा क्या होता है स्टार्टिंग में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चल रही होती है, फिर उसके पैरेलल जो चलती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आता है, सबसे ज्यादा आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आती है। अब क्या होता है कि अब जो रेट गुड़गांव के अंदर आए हुए हैं, इन रेटों के अंदर कस्टमर के मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि यार ये ना बहुत ज्यादा प्राइस है, 20,000 रुपए का रेट आ रहा है, 25,000 रुपए का रेट आ रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एमिनिटीज भी वैसी मिल रही हैं आपको। आज जो अपार्टमेंट मिल रहा है, जो उसके अंदर आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो कंपेयर टू ओल्ड प्रोडक्ट, जितने पुराने प्रोजेक्ट आए थे उनके कंपेयर में देखोगे तो फार बेटर हैं। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि जितने कमर्शियल प्रोजेक्ट आएंगे, अब पहले अगर आज से 5 साल 7 साल पहले का अगर हम गणित देखते हैं तो गुड़गांव के अंदर, न्यू गुड़गांव में तो बेसिकली अगर हम देखेंगे जितने कमर्शियल आते थे वो 10,000 12,000 रुपए स्क्वायर फीट में ग्राउंड फ्लोर की यूनिट मिलती रही। आज के दिन जितनी न्यू लॉन्च गुड़गांव के अंदर हो रही हैं उसके अंदर 40,000 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से कम कुछ है ही नहीं। रेट जितना तो इनॉग्रल डिस्काउंट है। 2012-13 में आप ये मान के चलिए 10,000 रुपए का रेट आता था और आज के दिन 50,000 रुपए का रेट आता है और 9,000 रुपए का इनॉग्रल डिस्काउंट होता है। इसलिए यहाँ पर डेवलपर तो दे ही रहे ऑफर, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव का नो डाउट बहुत बेहतर है अगर आप कहीं भी देखेंगे तो। कमिंग टू द योर पॉइंट, जो आपने मुंबई का जिक्र किया था, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो जब मुंबई से यहाँ पर आए थे, एंड ऑफकोर्स हम लोग जब कोई फ्रेंड आता है तो विल टू साइबर सिटी के चलो चलते हैं देखते हैं, तो ये एग्रीड कि देखो मुंबई में ऑफकोर्स गुड़गांव वाला प्राइस तो ऑफकोर्स इससे बहुत ज़्यादा और मुंबई बहुत महंगा है, लेकिन मुंबई का और गुड़गांव में फ़र्क कितना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप जैसे अपार्टमेंट से अपने सोसाइटी से बाहर निकलते हो तो गुड़गांव का बेटर है कंपेयर टू मुंबई। लेकिन मुंबई सबको, मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम है, सबको चाहिए वहाँ पर पीस ऑफ लैंड, तो उसके कंपेयर इसका नहीं कर सकते। बट ये गुड़गांव की सबसे बड़ी खासियत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर शुरू से बेस्ट रहा है। जैसे सर ने बोला कि अपना NH8 दिल्ली गुड़गांव, उसके बाद ये एड ऑन होता गया, मेट्रो आई, उसके बाद आपके रोड्स पे एड ऑन होते गए, सेमी हाई स्पीड, अब तो खैर डेवलपमेंट आपके गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे भी हो रहा है, बस स्टैंड पे भी हो रहा है, आपका नया जब मेट्रो लाइन आ जाएगी जिसकी 5 साल के बाद गुड़गांव की पिक्चर कुछ अलग ही होगी, क्योंकि आज जितने नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उस टाइम पे सब डिलीवर्ड हो चुके होंगे एक्चुअली। और उसके अलावा रियल एस्टेट में जहाँ ट्रांजैक्शन होती रहती है ना, तो वो शहर कभी रुकता नहीं है। यहाँ पे आप फ्रेश बुकिंग में फ्रेश प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो भी ऐसे बिकते हैं। साथ साथ रीसेल वैल्यू भी वैसी की वैसी है, रीसेल में भी काफ़ी ट्रांजैक्शन होती रहती है। तो इसी वजह से ना इन्वेस्टर्स का फर्स्ट चॉइस मेरे हिसाब से गुड़गांव आज रहा है सर, और आने वाले टाइम में भी रहेगा।
ये मार्केट नीचे नहीं आने वाली, और गुड़गांव नहीं आने वाला, नहीं ये महंगा होता जाएगा। ये महंगा होता जाएगा सर। ये मतलब जो आज आपसे पूछने आते होंगे कि चलो आपने बोला 1 रुपए का, अगले दिन अगर वो सही फैक्ट है, मतलब दिन लोग बोलते हैं ये कॉमन लैंग्वेज में, बट एक्चुअली में गुड़गांव बदलता है और गुड़गांव के रेट्स बदलते हैं। मतलब लोग कई बार कहते हैं कि यार यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि बिकॉज ऑफ कि गुड़गांव में हर दिन कोई ना कोई नया डेवलपमेंट होता है, सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा नहीं है, और प्लस डेवलपर्स तो करता है, क्योंकि हर डेवलपर अपना बेस्ट प्रोडक्ट देना चाहता है, डिमांड भी इसी वजह से है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जहाँ पर फिर बाद में वही होता है ना सर, कि हम बता रहे होते हैं कि ये देखो उस टाइम पे मेरे को इस रेट में मिल रहा था, मैंने लिया नहीं। हाँ, हम एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल, लेकिन मुझे लगता है उस एग्जाम्पल वाली कैटेगरी में बहुत कम लोग लैंड करते हैं सर। ज्यादा तो लोग वो हैं जो खरीदा है, तभी तो रेट यहाँ पहुंचा है। वो तो अब वो लोग हैं जो हमें आपको देख के आ रहे हैं। सो नॉट ओनली पड़ोसी ने खरीदा तो मुझे भी खरीदना। नॉट ओनली इन्वेस्टर्स जो होते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले आते हैं, यहाँ पे डेवलपर्स, पैन इंडिया के डेवलपर्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं। जैसे ऑलरेडी सुबह ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, साउथ के अच्छे डेवलपर्स यहाँ आ रहे हैं, मुंबई के अच्छे डेवलपर्स, हर कोई यहाँ पे ना अपना एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट उनको लेके आना है यहाँ पे। सो दे आर मैसिव तरीके से यहाँ पे ना लैंड की भी सेल परचेस हो ही रहा है यहाँ पे, डेवलपर्स एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। जैसे जैसे बड़े डेवलपर्स और भी आएंगे यहाँ पे तो और प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी है ना, हर इन्वेस्टर ग्रैब करना चाहेगा। देखिए, इन्वेस्टर्स या कोई भी जो डेवलपर होता है वो उसको पता है कि ये सिटी, जैसे आपने बोला कि अभी तक ये सिटी जिसको हम बात कर रहे हैं गुड़गांव की, इसमें ज़्यादातर रोल मास्टर प्लान का अभी तक रहा नहीं है। अब जब आएगा, जब आप बोलते हो कि चंडीगढ़, एक ही हमने 2-3 ऐसी सिटी हम भारतीयों ने बनाई है जो कि जिसको देखकर आपको वाव फील होता है कि क्या क्या चीज़ बनाई है। अब वही न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे की जो हम बात कर रहे थे, वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग है। सब कुछ वहाँ पर सीवरेज से लेकर के वाटर पाइपलाइन हो, वायर्स हो, इंटरनेट, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से डाली गई। स्कूल्स भी कहाँ होंगे, कॉलेजेस भी कहाँ होंगे, सब कुछ है। अब जब ये प्लानिंग के हिसाब से बनेगा तब तो जैसा आप बोल रहे हैं कि ये प्राइस तो नहीं रुकने वाला है, और एड ऑन तो बढ़ते ही जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, उसमें यूईआर कनेक्ट करेंगे, गडकरी साहब बोल ही चुके हैं 20 मिनट में पहुंचा दूंगा पानीपत रोड, और फैक्ट है, मतलब वो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। आप एक चीज देखिए ना, गडकरी साहब बोलते हैं कि मैं मिनी सिंगापुर बनाने जा रहा हूँ, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे दिल्ली एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक 18, 20, 25 किलोमीटर का जो एलिवेटेड इन्होंने बनाया है, उसके दोनों तरफ में जब 40 माले की बिल्डिंगें होंगी तो नज़ारा तो सिंगापुर का ही होगा। वो एग्रीड, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गुड़गांव में एक हमेशा प्लस पॉइंट ये रहा है कि गुड़गांव के लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को वेलकम किया, हमेशा कभी विरोध नहीं किया। इसी वजह से सर आप भी अगर डेवलपर हो गए, लेकिन जैसा बोला इतना ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते। आपको पता है मार्केट वैल्यूएशन, कोई भी डेवलपर अगर प्राइस रखता है तो बिना मार्केट के वैल्यूएशन के कैलकुलेशन के, उनकी तो पूरी टीम होती है। आप तो काम करते हो इस बात से, आप क्योंकि उनकी पूरी टीम होती है रिसर्च की, जो रिसर्च करती है। अगर मैं भी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो मैं ऑब्वियस सी बात है उस प्रोडक्ट को पूरा एनालाइज करके R&D का डिवीजन खड़ा करूंगा पहले तो, कि भैया पता करो क्या मार्केट में रेट है। तो आज अगर कोई बिल्डर ये बोलता है कि मैं 40 का भाव बेच रहा हूँ, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई जेन्युइन में वो बहुत पैसा खर्च करते हैं इस चीज को पहले पता करने के लिए। प्रोडक्ट तो उनके पास 1 साल पहले से प्लान बना होता है। तो उसका बायर भी है ना, वो भी ये चीज सोच रहा है। चलो उसे लग रहा है कि 10-15%, 20% महंगा है, उसे भी ये चीज दिख रही है, ठीक है, बट उसे इस चीज का भी आइडिया है कि अगर ये 10-15-20% महंगा सोच के मैं छोड़ दूं तो ऐसा भी नहीं होने वाला 6 महीने बाद ये सस्ता होगा। इसी वजह से भीड़ है, लोग छोड़ते भी नहीं है यहाँ पे, तभी तो लोग डीएलएफ आता, अगले दिन मैसेज आता है सोल्ड आउट। सर आज नॉट ओनली डीएलएफ की प्रॉपर्टी तो बिकती है, उसके अलावा नए नए डेवलपर्स जो पहली बार रियल एस्टेट में आए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट, हाँ उनका भी सेल आउट हो रहा है। ऐसे कैसे सेल आउट हो रहा है शहर में बहुत ज्यादा डिमांड पे। तो मैं इसीलिए सवाल आपसे पूछ रहा था कि आप लोग बताओ, आप एक्सपर्ट हो, ये ऐसा क्या है गुड़गांव में। अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया, और ये और बढ़ेगा। वो लोग जो पहली बार देख रहे हैं गुड़गांव का सवाल पूछ रहे थे, तो ये अभी एक्सपर्ट एडवाइस भी ले लिया भाई, एक्चुअली बढ़ेगा, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स है इसके बढ़ने के। छूट चुकी है, किसी न किसी स्टेशन पे हर किसी को चढ़ना चाहिए। गुड़गांव के किसी भी कोने से अगर किसी को एयरपोर्ट जाना है, हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगता है। और आगे ये चीज और बढ़नी है। कस्टमर आपके जो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होंगे जो खरीदते हैं, वो गुड़गांव आने के बाद तो समझ में आ जाता होगा उनको, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। जिन्हें समझ में आ रहा है वो खरीद रहे हैं और वो कमा भी रहे हैं, समझ रहे हो। जो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो ऐसा नहीं है सर। इनमें हमारा जो मैक्सिमम क्लाइंट बेस है ना, वो इन्वेस्टर है। पहली चीज तो इन्वेस्टर जो हमसे बाय कर रहा है ना, उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि एक जो कहीं ना कहीं घर है, घर इंसान को बनाना है तो वो उसकी जरूरत है, वो खुद चल के जाता है। हमारा मैक्सिमम क्लाइंट बेस है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, उसे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसे दिल्ली में भी मिल जाएगा, उसे नोएडा में भी मिल जाएगा, उसे गुड़गांव में भी मिल जाएगा। लेकिन वो कंपैरेटिव कौन सी इन्वेस्टमेंट उनके लिए सही है, आने वाले टाइम में ज्यादा एप्रिसिएशन कौन देगी, उसे बेटर प्रॉफिट रिटर्न कहाँ कौन पे सी है? देगी यार? इन्वेस्टर तो अपनी हर कैलकुलेशन लगाता है। आपको ये बात पता है
गुड़गांव पता है, मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि ये ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, क्योंकि जो गुड़गांव है, जो लोगों ने जो पहले देखा था और आज देखा है, जैसे आपने बोला कि हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट तो होता ही होता है, तो ये गुड़गांव इवॉल्व हो रहा है और हर दिन के साथ अपग्रेड होता है, इसके हर दिन एक नया वर्जन आ जाता है। ये जो आपका जो न्यू गुड़गांव की तरफ अगर आए, मास्टर प्लान के ऊपर थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि अब जो मास्टर प्लान आ रहा है, जो आने वाला है गुड़गांव का और जो आ चुका है इनफैक्ट, उसमें क्या कुछ नया है और क्या कुछ लोगों को मिलेगा? इसके ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि रेजिडेंशियल डेवलपमेंट कहाँ होनी चाहिए, कमर्शियल डेवलपमेंट कहाँ होनी चाहिए, उन्होंने सेग्रेट किया हुआ है। पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ मिल जाए आसानी से, वो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कमर्शियल बेल्ट है, कमर्शियल बेल्ट अलग है और कमर्शियल सेक्टर्स अलग है, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ वहाँ ट्रैफिक बढ़ने वाली है। तो ये सारी चैलेंजेस को देखते हुए मास्टर प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाया है सर। यानी कहने का पॉइंट ये है कि जैसे आज हम NH8 पे चल रहे हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे पे, गुड़गांव में एंटर करते हैं, तो जो राइट वाली बेल्ट है वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, जो लेफ्ट वाली बेल्ट है उस साइड में ज़्यादा कमर्शियल को बढ़ावा दिया गया, ताकि बाहर से बड़े कॉर्पोरेट भी आ सकें। बिकॉज क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी IT हो या कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट आता है तो उसमें हजारों लाखों की कगार में कहीं ना कहीं लोग आते हैं। अब वो यहाँ आ रहे हैं, आप ये मान के चलो उसमें से 20% ही तो लोग होंगे ना जो दिल्ली की सराउंडिंग में रह रहे होंगे, चलो अप डाउन कर सकते हैं। 70-80% तो लोग जो आ रहे हैं वो यहीं जॉब करेंगे, तो यहीं रहेंगे डेफिनेटली, चाहे वो रेंट पे जाएंगे चाहे वो बाय करेंगे। हर किसी का अपना ही कैपेसिटी है, जिसकी कैपेसिटी होगी वो बाय करता है, जिसकी कैपेसिटी बाय करने की नहीं होगी वो रेंट पे जाता है। तो ऑटोमेटिकली देखो डिमांड तो कहीं ना कहीं आगे चल के बढ़नी ही बढ़नी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुड़गांव का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, कंपनी वाइज हो, मैन्युफैक्चरिंग वाइज हो, हर एक सेक्टर हैं और सब में ग्रोथ ही हुआ है। इसमें आप मानते हो कि एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा हाथ है जो दिल्ली का एयरपोर्ट है? डेफिनेट बहुत अच्छा रोल प्ले किया है गुड़गांव के डेवलपमेंट, स्पेशली दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरे हिसाब से 40% लोग तो गुड़गांव वाले यूज करते होंगे, 60% ओवरऑल पार्ट NCR की आप ले लीजिए। वेरी ट्रू सर। देखो एक और भी चीज़ है, आज ना बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि नोएडा बैठ रहा है या गुड़गांव बैठ रहा है। ठीक है, नोएडा में भी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ का फ्यूचर उल्टा ज़्यादा बेटर है, वहाँ आज चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं। बट ऐसा नहीं है, कोई भी क्लाइंट जो आज भी गुड़गांव को जो समझ रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 रुपए की चीज़ जो आज है, आज जो मेरे को महंगी लग रही है, ठीक है, वो आज वहाँ 2 रुपए की मिल रही है। यहाँ की 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए की क्यों होगी? पहला क्वेश्चन ये, जब आप इस चीज को समझोगे ना तब आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर वहां ये चीज हो रही है ना तो यहाँ बेबी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एड डाउन हो रही हैं। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे अभी न्यूली डेवलपमेंट है। आज द्वारका एक्सप्रेसवे अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलो, ऐसा पूरी मैं कहूंगा दुनिया को पता है कि एक्सप्रेसवे क्या चीज है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी, पूरे 29 किलोमीटर का जो पैच है ना सर, 29-30 किलोमीटर के पैच में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा एड डाउन किया गया है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी के जो प्राइस है ना वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। आप दिल्ली वाले पोर्शन में ले लो, दिल्ली वाले पोर्शन में जैसे ही एयरपोर्ट क्रॉस करते हैं तो आपका पूरा वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, अभी यशो भूमि बनी है जो द्वारका वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट प्लान है। इवन डिप्लोमेटिक निकले या जो भी आगे गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो सारी वहीं आ रही है, बिकॉज क्योंकि एयरपोर्ट नज़दीक है। सेकेंड, हम गुड़गांव में एंटर करते हैं तो वो इसलिए एडवांटेज है, वो एरिया इसलिए प्रीमियम माना जाता है बिकॉज कि जो लोग द्वारका से यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए वो एरिया प्रीमियम है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भला ही उसने वहां पे दोबारा नहीं जाना, शिफ्ट यहाँ कर जाना है, बट फिर भी बंदा पुरानी चीज से कनेक्टेड रहता है, वो चाहता है कि वहां से कितनी दूर है, समझ रहे हो सर। अब जब हम गुड़गांव की तरफ और आगे बढ़ते हैं, अब जो लोग वहां के लोग वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उनके लिए जो समझ रहा है पूरे प्लान को, उसके लिए तो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे ही मैं कहूंगा बेस्ट है। हर एक जगह का अपना एक अलग एडवांटेज है, समझ रहे हो सर। बट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई अगर ये सोच रहा है ना कि दिल्ली के नजदीक हम जाएंगे तो वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और गुड़गांव वाली साइड जाएंगे तो बट कम बढ़ेगी। अब जैसे हम गुड़गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपका जैसे ही हम मिड में पहुंचते हैं तो आपका सेक्टर 36 आ जाता है, जहाँ पे आपकी 1000 एकड़ की अपना ग्लोबल सिटी की प्लानिंग है। वो भी बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ा प्लान है। वो और महंगा कर देगा ये सब चीजें जो बता रहे हो आप। देखो आप उसमें तो आप ये मान के चलो जब वो आएगा तो ये सब रेट सस्ते लगने लग जाएंगे। सर लैंड रेट देखो ना, वहां पे आप ये मान के चलो 58 करोड़ पर एकड़ का, 58 करोड़ पर एकड़ का रेट स्टार्ट है, जो कि अप्रोक्स 80 करोड़ तक जा। अभी तक उन्होंने ऑक्शन में प्राइसेस ये इवैल्यूएट कर रहे हैं
तो ऑक्शन भी हुआ नहीं है, लेकिन उसका एग्जाम्पल देखा जाए दूसरे जगह जो लैंड पार्सल्स है वो सेम प्राइसेस पे आने लगे, 40 करोड़ 50 करोड़ 45 करोड़ पर एकड़। एक्चुअली क्या ना, गुड़गांव का एक, अगर आपने इन्वेस्टमेंट देखी होगी नोएडा की तरफ, हम देखो, हम किसी शहर से कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, हर एक की एक नहीं, हर किसी की अपनी क्वालिटी है। पहले इन्वेस्टमेंट नोएडा में होती थी, नोएडा की जगह आगे जाके फिर नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, आप दिल्ली एनसीआर से बाहर की तरफ जा रहे हो। गुड़गांव का प्लस पॉइंट ये है कि गुड़गांव में पहले गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, अभी द्वारका एक्सप्रेसवे जो डेवलपमेंट हो रही है, वापस आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो। आप अभी तो बाहर ही हो रहा है, बीच में तो हुआ ही नहीं। मतलब इनफैक्ट आप देखो तो ऐसे राउंड सर्कल, ऐसे आप राउंड सर्कल ही ले रहे हो गुड़गांव का। और गुड़गांव में इकलौता एक ऐसा शहर होगा कि जब पूरे शहर में आप यू टर्न ले लोगे विदाउट सिग्नल, क्योंकि अगर गोल्फ कोर्स रोड सिग्नल फ्री बन गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे सिग्नल फ्री बन गया, ये एक्सटेंशन और एसपीआर जो सिग्नल फ्री बनना है, जिस दिन ये सिग्नल फ्री बन कोई गया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये टाइम नहीं लगना है इसमें। तो पूरा यू टर्न आप गुड़गांव के अंदर ले सकते हो विदाउट एनी सिग्नल फ्री। करेक्ट, मतलब ये जो डिफरेंस है नोएडा और गुड़गांव के बीच का डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। मतलब मैं वो व्यूअर्स को बताऊंगा, चॉइस बन चुका है सर आज लोगों का। एक्चुअली देखो सर, अगर जैसे एयरपोर्ट वाले सर ने बात बोली, अगर एयरपोर्ट इनफैक्ट बन भी जाएगा मान लीजिए, तब भी जो आज 10 रुपए की चीज़ है ये तो 20 होगी ना, नीचे तो नहीं आएगी। और वो हो सकता है वो 8 की जो 2 की चीज़ है वो भी 10 जाएगी, लेकिन उसको 10 में जाने में जब तक टाइम लगे तब तक ये 20 और 25 पे होगी, क्योंकि एक ऑलरेडी वेल सेटल्ड सिटी है, ये सारी फैसिलिटी लोगों को मिल रही है। एंड प्लस पॉइंट जो आपके वो एयरपोर्ट वाली पॉइंट है, बहुत लोगों को, मेरे पास भी ये सवाल आता है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कभी भी कोई भी कंट्री अपनी राजधानी से एयरपोर्ट नहीं हटाएगी। तो दिल्ली का एयरपोर्ट तो नहीं शिफ्ट होने वाला है। लोगों को ये डाउट है कि लोगों को लगता है कि दिल्ली का एयरपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा और जेवर में चला जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डिप्लोमेसी से भी, अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी रीजन से कंट्री के देखें, तो कोई भी अपना कैपिटल से तो नहीं हटाएंगे। तीन टर्मिनल्स बने हुए हैं, चौथे और पांचवें टर्मिनल्स की ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, और T1 तो अभी जस्ट बना है। हाँ अभी, हाँ ऑफ कोर्स। अगर एक चीज बताओ ना, अगर शिफ्ट ही करना है तो ये सब कुछ तामझाम द्वारका एक्सप्रेसवे सब देखो, एक्चुअली पता है क्या, जिन लोगों को इस चीज की एक्चुअली सर देखो, हमारी इंडस्ट्री में भी क्या है, वही बात है, सही लोग भी हैं गलत लोग भी हैं, 2% लगा लो वो हर एक जगह है। वो भ्रम तोड़ने के लिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि लोगों की भ्रम, क्योंकि आप रियल एस्टेट में, मैं इंफ्रा देखता हूँ, हम दोनों को ये पता है कि ये तो नहीं होने वाला कि पूरा का पूरा दिल्ली एयरपोर्ट उठा के शिफ्ट करने वाला है, ऐसा तो कहीं भी नहीं। मार्क माय वर्ड सर, मार्क माय वर्ड, जो नोएडा में रहता है, दे विल प्रेफर ट्रैवलिंग टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रादर देन जेवर एयरपोर्ट। एज ऑफ नाउ अगर टाइम देख लो आप, नोएडा सेक्टर 18 से लेके आईजीआई एयरपोर्ट टेक्स लेसर टाइम देन नोएडा सेक्टर 18 से आप जेवर एयरपोर्ट जाते हो। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि हमारी सिटी में भी मेट्रो बन रहा है। आई गिव देम द एग्जांपल कि भाई 2002 में दिल्ली में बना था, आप बोल सकते हो मेरी सिटी में बन सकता है, लेकिन आप इस पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते? ट्रैफिक है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही है। सेकंड नंबर पे मुंबई आता है, थर्ड नंबर पे बैंगलोर आता है। ये ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ेगा, बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से उसका ट्रैफिक बढ़ रहा है उसी तरीके से गुड़गांव भी बढ़ रहा है। सर आप ये देखो ना सर, पूरा जो गवर्नमेंट का सेटअप है, जो आज हम कनाक प्लेस की सराउंडिंग में पूरा जो बना हुआ एम्बेसी एरिया, उसे आप ये मान के चलो जो न्यू डेवलपमेंट वाइज जो शिफ्ट किया जा रहा है वो इसी एरिया में किया जा रहा है। तो आप ये मान के चलो तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो ही रही है अभी भी, जैसे वहाँ पे प्राइवेट, आप भारत वंदना पार्क ले लो, आप गोल्फ कोर्स ले लो, डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2 जो आप लैंड है वो देख लो, स्टेडियम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी ओमैक्स लेके आ रहा है वहाँ, आने वाले टाइम में लेके आ रहा है, तो वो एक एग्जांपल देख लो आप। तो काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट हो रही है इन एंड अराउंड। तो आप डेवलपर वाली तो बात आप करते ही हो, ये वाला जो आप पॉइंट बोल रहे हो, ये गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस है इस पर। और ये सारे फैक्टर्स जितने आपने बोले, भारत वंदना या यशोभूमि, आपका जो द्वारका का स्पोर्ट्स का, ये और चीजों को हायर लेके जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। जैसे उससे सटा ही हुआ तो आपका दिल्ली का नया मास्टर प्लान भी तो है, जो कि टच हो रहा है। सो बिल्कुल है वहाँ, वही तो सटा ही है आपका, जो एन और एल जोन जो आप देखते हो तो वो सटा है। तो ये गुड़गांव को चीजें और ऊपर ही लेके जाएगी। एक्चुअली क्या है, जो ऑलरेडी उस पे भी गवर्नमेंट की मैक्सिमम वर्किंग हो चुकी है दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर। जो आपको लगता है कि गुड़गांव भी इंपैक्ट करेगा वो? बताओ सर, मैं रिसेंटली अभी एक वीक पहले सीपी ट्रेवल कर रहा था, तो वाया NH8 में गया। जब से एक्सप्रेसवे बना है तो ट्रैवल किए नहीं थे दिल्ली की साइड। जैसे हमने एक दिल्ली भी करते हैं, दिल्ली में हमने एक ओमैक्स का अपने चांदनी चौक, जो कि बहुत फेमस अभी रिसेंटली बनकर डिलीवर्ड हुआ है, तो वो हम 2 साल रेगुलर ट्रैवल करते रहे उस प्रोडक्ट के लिए। सुबह भी हमारी वहीं होती थी और शाम भी वहीं होती थी, बिकॉज क्योंकि यहाँ से आप ये मान के चलो कि बेचना बहुत टफ है, क्योंकि एक क्लाइंट कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कि कहने के हिसाब से जाना और क्लाइंट का
किसी भी रीजन से ना आना या आ भी जाना तो आपको 2-2.5 घंटे पता ही नहीं कि आप कब पहुंचोगे। दिल्ली किसी कोने से चांदनी चौक वो 20-25 मिनट 30 मिनट में पहुंच जाता, वाया मेट्रो पहुंचो चाहे कैसे भी पहुंचो। हमारा जो एक्सपीरियंस यहाँ से ट्रैवल करना 1.5-2 घंटा लगता था। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो गोल सर्कल जो सीपी वाला है, यहाँ से लेके वहां तक पहुंचने का 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट लगते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं नेट 38-40 मिनट में पहुंच गया। टाइम हाफ हो गया आप ये मान के सर आप ही देखो ना, लोग बोलते हैं कि अब देखो गुड़गांव में क्या है कि सिर्फ ये नहीं है कि बढ़ावा इस सेक्टर्स को दिया जा रहा है। गवर्नमेंट जो आज फोकस कर रही है ना, वो उन पुराने जो जहां से गुड़गांव से गुरुग्राम बना, जहां से गुड़गांव गुरुग्राम बना, उस एरिया को भी आप ये मान के चलो कि गवर्नमेंट उस तरीके से डेवलप कर रही है कि जो जो ट्रैफिक जोन वाले एरियाज हैं वहां से ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि आप ये मान के चलो लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। आपने एक चीज़ नोटिस किया गुड़गांव में, अगर आप दिल्ली में भी अगर आप रहते हो तो सैटरडे संडे भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो सैटरडे संडे आपको लगता है कि आप किसी पीसफुल सिटी में रह रहे हैं, उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है बिकॉज ये कमर्शियल शहर है, कमर्शियल भी है और प्लस इसमें ज़्यादातर एमएनसी है, जैसे आपने बोला हाँ, 250 लोग और एमएनसी है तो फैक्टर भी वो आपके प्राइम लाइफ तो होगी। इंडस्ट्री लाइफ और ये लाइफ तो बहुत अलग होती है, जो कमर्शियलाइज जो आप बोल रहे हो एमएनसी लाइफ और इंडस्ट्री, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। और गुड़गांव का या भारत सरकार बोलिए स्टेट गवर्नमेंट हमेशा से फोकस एमएनसीज पे ज़्यादा रहा है बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट आया। फिर तो सैटरडे संडे अगर आपको एक अलग गुड़गांव दिखता है, क्योंकि जो लोग गुड़गांव में रहते हैं उनको पता है कि यार चलो सैटरडे संडे आप फ्री हो। ये चीज़ आप दिल्ली में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी टफ टू एक्सपीरियंस द सिमिलर कंडीशन इन दिल्ली। इनफैक्ट ऑन संडे को भी मैं पूरे गुड़गांव का आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप भी उतने ही गाँव घूमते, हम भी उतने ही घूमते, क्योंकि ये पता है कि गुड़गांव में आप सैटरडे संडे आराम से घूम सकते हो। मतलब देखिए आप इंडस्ट्रियल की अगर बात कर रहे हैं तो रिलायंस जो मेट सिटी बना रहा है केएमपी के साथ लगती है, आने वाले टाइम की वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये कि वो भी प्लान्ड है, जैसे आपने बोला, तो वो भी वैसे भसड़ नहीं मचेगी जैसे दिल्ली में chaos नहीं होगा। भसड़ तो मचली में पूरी प्लानिंग में है, मतलब पूरी की पूरी प्लानिंग, वो सब चीजें तो ऐड ऑन आप ये जो बता रहे हो ना, खामोखा डरा रहे हो लोगों को, वो महंगा कर देगा। आप तो एग्जाम्पल दिया करो, ये सब चीजें होगा। बस ये फैक्ट है, मैं तो रिलायंस मेट सिटी ला ही नहीं रहा था, क्योंकि ये सब जो चीजें रिलायंस मेट सिटी है, फ्लिपकार्ट का वहाँ पे सबसे बड़ा पोर्ट बन रहा है, वहाँ पे अपने वेयर हाउस बना रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले, अडानी का वहाँ पे पोर्ट बन रहा है, ये सब चीज़ें तो गुड़गांव को और महंगा करते जाएंगे। मतलब हम जो आप गुड़गांव वो बस स्टैंड से शुरू हुई थी गुड़गांव गाँव से, आज ये देखिए एक्सपेंड होता जा रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ की लोगों की डिमांड है जो कि रुकने वाली तो मुझे नहीं लगता कि ये शहर रुकने वाला नहीं। और प्लस नाइट लाइफ, यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, नाइट लाइफ तो सर जबरदस्त काफ़ी अच्छी है। तो लोग आज की जो नई एमएनसी कंपनीज में कौन काम करते हैं, जो एज ग्रुप है 25-30 से लेके 35-40-45, इस एज ग्रुप में ना ये ग्राइंडिंग शहर, इसको गुड़गांव को एक मैड हाउस बोलते हैं, क्योंकि 5 दिन अगर आप एमएनसी कंपनी में भी काम करो, नो डाउट दे आर पेइंग यू अ लॉट, आपको ना निछोड़ देते हैं। सो 2 दिन वो रिलैक्स करना चाहते हैं। सो आपने सही बात बताई कि ना सैटरडे संडे आपको लगता है कि हाँ हॉलीडे है, क्योंकि या तो रिलैक्स करते हैं और शाम को नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। दिस इज व्हाट गुड़गांव के लोगों की मेंटलिटी अलग है, दूसरे शहर की अलग होती है। यहाँ पे लोग है ना कि सैटरडे संडे दे ऑर्डर द फूड एट होम और वो फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये है एक गुड़गांव में। और लिटरली जो आपने बोला है कि गुड़गांव का अलग क्लास है, वो दिखता भी है गुड़गांव का क्लास, जेंट्री अलग दिखती है। मतलब आप चाहे किसी पूरे गुड़गांव में, मैं एक पर्टिकुलर नहीं बोलूँ, एमजी रोड से एक शुरू हुआ एक शहर गुड़गांव गाँव, एक एमजी रोड, लेकिन आज वो एमजी रोड तो रहा है, अब तो कितने रोड्स हैं और हर रोड्स पे वही ब्राइटनेस, वही चकाचौंध आपको देखने को मिलती है और बेटर होते जाती है। और ये फैक्ट है कि ये शहर नहीं रुकने वाला है, ये इसकी डिमांड रुकेगी नहीं, खत्म नहीं होगी। डिमांड से एक सवाल है, तो ब्रिक्स एक्स इंफ्रा की टीम ने कितने लोगों का घर बसाया, कितने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट कराया इस गुड़गांव में, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे इंक्वायरीज आते होंगे, मुझे पता है। ऑफ कोर्स अप्रॉक्सीमेट मोर देन 10 to 12,000 लोगों ने घर खरीदा हमारे थ्रू। और वो कहते नहीं है कि एक दुकान 100 मकान, तो हमने पता नहीं कितनी दुकानें बेची है कि दुकानें तो बहुत जिससे कि लोग मकान खरीद सके। आपने दुकानें नहीं बेची, मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आपने लोगों का भरोसा जीता है, मतलब आपने उनके पैसे को। एक्चुअली क्या है ना सर, इस पॉइंट पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोविड के बाद है ना एक सिचुएशन अराइज हुई थी हर किसी के लिए कि सेकेंडरी इनकम कितनी मायने रखती है हर किसी की ज़िंदगी में। तो ये सेकेंडरी इनकम है ना, एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से एक सेकेंडरी इनकम बन सकती है, जिससे कि ना
उसकी प्राइमरी इनकम के अगर कोई हिट कर जाए तो वो इनकम एक ऐसी बनाए जिससे कि ना उनकी रिटायरमेंट लाइफ भी पे भी ना कोई असर ना पड़े, बच्चों की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये ना इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में करने का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपकी सेकेंडरी इनकम बहुत अच्छी बन जाती है। और रिटर्न और आफ्टर कोविड आप ये मान के चलिए कि जितने भी लोग गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हो बहुत ज्यादा हाईलाइट देख रहे हो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आया 2 दिन में सोल्ड आउट हो गया। सेम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी जो आ रहे हैं, चाहे वो एलान का प्रोजेक्ट आया हो या एमथ्रिम का कोई प्रोजेक्ट आया हो, मार्केट में पिछले 3 साल में एससीओ बहुत आए, कॉमर्शियल प्लॉट जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा दबा के सेल हुए हैं। तो मार्केट में आप ये मान के चलिए हर बंदा ये चाहता है कि मेरी एक इनकम है, उसके साथ में रेंटल इनकम जो है वो सबसे सेफ है। और कोविड में लोगों ने ये चीज फील करी है कि एक से एक अच्छा बिजनेस फ्लोप हो गया। और बहुत सारे एक्चुअली क्या है, देखो कमर्शियल में ना बहुत सारी जगह होता क्या है कि लोगों को ये लग रहा होता है बाई करने का जब पीरियड होता है ना, तब ये लग रहा होता है कि बहुत महंगा है, इतना रेंटल आ जाएगा। जब बंदा ये लगाता है कि हाँ जी ये 500 फीट की दुकान है, ब्रांड इतने एरिया में आएगा, इतना रेंट कहाँ से होगा। एक्चुअली क्या है कि वो उस दिन की सिचुएशन के हिसाब से देख रहा होता है, समझ रहे हो, वो 5-4 साल बाद के हिसाब से नहीं देखता। सर हमने जितने भी बिल्कुल 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 तो सर अभी आप ये देखो, मैं जो बता रहा था सीपी ट्रैवलर, मैं उस दिन वहां देख रहा हूँ, देखो वहां सारी पुरानी डेवलपमेंट है और वहां पे बोर्ड लगा हुआ था मेरे पास, मैंने इवन उसकी फोटो भी क्लिक करी, वीडियो भी बनाया। 1100 स्क्वायर फीट की दुकान थी और रेंट उसका बाहर लिखा हुआ 800 रुपए पर स्क्वायर फीट, नाम की बिल्डिंग थी। और आज यहाँ पे इतने वेल प्लान तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट हो रही है। जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप ये मान के चलो, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले 5 साल पीछे चले जाओ, इसमें ही बहुत ज्यादा गैप आ गया है सर। बिकॉज क्योंकि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर डेवलप हो रहा है, हर एक चीज की कॉस्ट है, तो जो उस चीज को सर अंडरस्टैंड करता है तो वो बाय करता है, उसे लगता है कि इतना रेंटल हाँ आ जाएगा। सर आज अगर वहां 800 रुपए रेंटल हो सकता है, क्या 5 साल बाद भी अगर मैं बात करूं तो सर गुड़गांव इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या सर 800,000 रुपए यहाँ किराया नहीं आ सकता। इतने सारे लोग स्टार्टिंग में, जैसे आपने बोला था कि हर साल 2 लाख लोग आएंगे, 2 लाख लोग आ रहे हैं, वो बढ़ेंगे तो उतने लोग रहेंगे तो उनको तो जगह भी चाहिए। लास्ट नवंबर में गुड़गांव में एक मार्केट है, हर किसी ने सुनी होगी, गलेरिया मार्केट, डीएलएफ की छोटी सी मार्केट है, कुछ नहीं सर, उसमें आप ये मान के चलो कि एक दुकान चढ़ी है किराए पे 405 स्क्वायर फीट की दुकान, सुपर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए किराए पे। और जो हमारी जो कैलकुलेशन है अगर हम उसके अकॉर्डिंगली जाएं तो 1200 रुपए स्क्वायर फीट पे किराया। सर एक्चुअली क्या है कि रियल एस्टेट में जो ये सब कुछ चलता है ना, रेंटल वाली गेम या रीसेल वाली जो गेम, वो सब कुछ चलता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली। डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है अगर वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा तो डेफिनेटली मैं कहूंगा किसी भी प्रॉपर्टी का कुछ भी रेट और कुछ भी रेंट हो सकता है। लेकिन जब गलेरिया बना था तो लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था ये आएगा। गलेरिया जब बना था सर 7-8 साल गलेरिया को एक्टिवली चलने में 7-8 साल लग गए थे। आज वो गैप नहीं है, आज कोई प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, चलना और ना चलने में 1-2 साल के गैप में प्रोडक्ट चलने लगता है। मैं इसलिए एग्जांपल मैंने दिया है कि वो जो लोग जो जिनके डाउटर्स है, हमने अपने इस गुड़गांव को देखा और गलेरिया को भी देखा। इनफैक्ट गलेरिया जब बना था तो ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट आप जिसने डेवलप किया वो भी नहीं कमिट कर सकता था जो आज रेट चल रहा है। लेकिन ये इस शहर की पोटेंशियल है जो कि उस चीज को, उस प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक का सफर लेके आया है और ये आगे भी मतलब लेके जाएगा। ये नॉट देखिए इसके अंदर सबसे मेन चीज ये भी है, कॉमर्शियल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी बंदा जाता है, जैसे हमें गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें मास्टर प्लान देखना पड़ेगा। अगर गुड़गांव में हमें कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग देखनी पड़ेगी। जैसे हम गलेरिया का एग्जांपल देते हैं, अभी एक एमथ्रिम का प्रोजेक्ट है IFC, जिसके अंदर काफी अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बने, आज के दिन हर कोई वहां जा रहा है, तो वहां पे आप ये मान के चलिए 300 रुपए प्लस का रेंटल जा चुका है। रेस्टोरेंट में भी क्या है कि फूड कोर्ट में नॉर्मली हम जो नाम सुनते हैं KFC, पिज्जा, डोमिनोज, ये सब कॉमन ब्रांड हो चुके हैं आज की डेट में। हर कोई वो एक अफोर्डेबल ब्रांड है, हर कोई उसे सर आप ये मान के चलो यूज कर रहा है। बट हाँ, बट पॉइंट है ये फाइन डाइन देखो ना सर, पैसे की भी नहीं है सर, बात स्पेंडिंग पावर भी है। और पैसा है लेकिन लिटिल, और क्योंकि अर्निंग भी है ना। कई जगह आपने देखा होगा पैसा बहुत होता है लेकिन स्पेंडिंग पावर नहीं हो, जिगरा नहीं होता है। यहाँ पे लोगों के पास है वो। इसका सबसे बड़ा फैक्ट मुझे लगता है कि न्यू कमर्स वाले लोग ज्यादा है। ऑफ कोर्स यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन है। अब सर जो अब फाइन डाइन खुल रहे हैं ना, उसमें आप ये देखो ऐसा नहीं है फैमिली पूरी की पूरी जा रही है। एक्चुअली क्या है, हाँ सर 29 देखो, आप साइबर अब देख लो, ऐसे ऐसे कई सारे एग्जांपल आ रहे हैं डे इन डे आउट।
सर उनमें एक्चुअली वो रेंट बहुत अच्छा दे देते हैं। रीज़न उनका आप ये देखो ना, सबसे बड़ा मार्जिन सबको पता है फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे मार्जिन्स हैं, प्लस लिकर ऐड हो जाती है तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स अच्छे निकलते हैं, तो रेंट तो उसी घर से ही आना है ना, तेल तो तिलों से निकलना है। पहले लोगों की चॉइस होती थी, वो मार्केट में ना शॉपिंग करने के लिए जाते थे, कस्टमर रिटेल के लिए आता था, उसकी सेकंड चॉइस होती थी कि वो कुछ खा पी लेता था, मतलब फूड कोर्ट चलते थे। लेकिन आज लोगों की चॉइस ना चेंज हो चुकी है, आज हर कोई फाइन डाइनिंग में जाता है। आज लोगों की फर्स्ट चॉइस है वीक में 2 से 3 बार बाहर खाना खाने जाना ही जाना है, शॉपिंग सेकेंडरी चॉइस बन गई। दोनों कमाते हैं। हाँ, तो हर कोई अपने पैसे खर्चने में पीछे नहीं हटता है। पैसे खर्च करने का तो कोई कमी नहीं है, फुल मतलब अगर आप देखोगे तो इनकम भी है, तो उस इनकम का रोटेशन अच्छा है, इसी वजह से इसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि पैसा रुक नहीं रहा है। अगर आपकी अर्निंग होती है, अगर किसी सिटी के जो लोग हैं अगर उसको होल्ड कर लेते हैं तो उस सिटी के इकोसिस्टम तो आपको स्टॉप हो जाए। यहाँ पर लोगों का जैसे आपने कहा कि एक्सपेंड करना जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है, तभी 3 बिल्डर से आज देखोगे ट्रम्प जैसे, वॉलमार्ट, आपको अदानी जैसे लोग प्लेयर्स भी अब इस मार्केट में दिखते हैं। आने वाले टाइम में और भी देखेंगे आप। वो तो ऑफकोर्स दिखेंगे। आप एक चीज़ देखो ना, आज की डेट में जो ज़माना है इसका है, पहले आप ये मान के चलो कि लोग कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है ना वो वहाँ जाके करते थे। आज की डेट में क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई बंदा क्या है कि जिसके पास पैसा है ना वो जा रहा है, कोई एक एक्सपेंसिव जगह पे जा रहा है तो वहाँ पे एक वो स्टोरी डाल रहा है, उस लोकेशन को वो ऐड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है कि अपना एक वो स्टेटस दिखा रहा है। अब जिसके पास पैसा है वो उस चीज को पॉजिटिवली लेता है, और वो भी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि बंदा, क्योंकि सारी चीजें इतना आज वो टाइम नहीं है कि बंदा कहीं ना कहीं मिल के बैठ के जैसे चर्चाएं किए जा रहे हैं, सब एक दूसरे की पूरी लाइफ का अपडेट हर किसी के पास मोबाइल से है। इंडिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है ये, कॉस्ट ऑफ लिविंग इसकी मुंबई से भी ज़्यादा महंगी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। ऐसे ऐसे फाइन डाइन भी खुले हुए हैं, या गुड़गांव ले लो या दिल्ली ले लो, कि आप 2 लोग 3 लोग चले जाओ, खाने पीने सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये का खर्च भी हो जाता है। वो कम बोल रहा हूँ उससे भी ज़्यादा है, मतलब हमने इस गुड़गांव को देखा है, मतलब आपको स्ट्रीट। सर जैसे लोग यहाँ पे ना पैसे खर्च करने निकलते हैं, वैसे लोग इन्वेस्ट करने भी निकलते हैं, उसी में हमारा रोल प्ले आता है। ब्रिकेक्स, व्हाट ब्रिकेक्स का रोल वही है। ब्रिकेक्स वी आर द एक्स फैक्टर ऑफ रियलिटी। पैसे 2x करना है, 3x करना है, 4x करना है, हमारे पास आइए। दिस इज व्हाई एक्स स्टैंड फॉर एक्स फैक्टर ऑफ रियलिटी। सर वो बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसमें आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लो, पैसा तो वहां आप कमा लोगे, बट राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ आप एक जगह डाल रहे हो, 1 करोड़ आप दूसरी जगह डाल रहे हो। अब 1 करोड़ का जो 2 या 3 या 4 या 5 वो दोनों जगह होना है, बट पॉइंट ये है कि जो हमारा काम है ना, जो हम प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं खुद ग्राउंड लेवल पे जाके, फिर उसमें डेवलपर के साथ बैठ के डील बनाते हैं, फिर अपने इन्वेस्टर को देते हैं। हमारा जो काम है वो ये एनालाइज करने का है कि भाई 1 के 2 तो हर एक जगह होने हैं, बट कितने कम समय में हो रहे हैं ये बहुत मायने करता है। कि आज मैंने एक इन्वेस्टमेंट कराई एक ही क्लाइंट की, एक जगह पे 1 करोड़ की, दूसरी जगह भी 1 करोड़ की। एक जगह पे 1 करोड़ की चीज 2.5 की या 2 की 1-1.5 साल 2 साल में ही होगी, और दूसरी जगह पे 1 करोड़ की चीज मैं कहता हूं 2 या 2.5 की 4 या 5 साल में हुई। तो ये जो गैप है ना, जो सर ये भी कहीं ना कहीं आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाके एनालाइज कर रहे हो ना, तभी ही आप सर ये चीजें निकाल सकते हो। आइदर अगर हम ये सोचे ना कि हाँ हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करें, अरे फलाने डेवलपर का ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हमें वहाँ एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाए इतने कम गैप वाली। जो मेन हमारी एक्सपर्टी ये है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हर एक क्वार्टर में एक प्रोडक्ट ऐड डाउन करना ही करना है कि जिससे मेरा जो क्लाइंट है वो आज एंटर करे, और अगर वो साल भर में एग्जिट करना चाहिए, हम ये नहीं कहते हम 2 गुना कर देंगे, बट कहीं ना कहीं उसे एक ठीक ठाक से रिटर्न निकाल के दूसरी जगह जरूर डाल। क्योंकि सबसे मेन चीज होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम पे एंट्री करना, और उसके साथ साथ सही टाइम पे एग्जिट करना, कि हम कितने कम समय में ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हम कस्टमर का फंड कैसे मैनेज करें। जिस दिन 10 साल पहले रियल एस्टेट कुछ अलग था, आज रियल एस्टेट अलग है। आज एक एक्सपर्ट की एक्सपर्टाइज लेनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आपने पहले देखा होगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट पहले करनी थी, किसी भी के साथ मिलके कोई चीज़ देखी, फाइनल और कर ली, लेकिन आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक ही डेवलपर के 2-3 प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर जाते हैं और दूसरा ठीक ठाक कर जाता है और तीसरा इतना नहीं कर पाता है।
तो वो रोल हमारा रोल प्ले आता है। सिक्स की टीम आती है, वहाँ आप लोगों को गाइड करते हो अपने ये जो हम बोलते थे कि सर हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। अब लोग क्या है कि बात हो रही है मान लो फ़ोन पे, अब वो बोलते हैं अच्छा कहने का मतलब डीलर हो। सर डीलर और कंसल्टेंट दिन रात का फर्क है। सर आज एक डॉक्टर है, डॉक्टर वो भी है जो एक गली में क्लिनिक खोल के बैठा है, नाम के आगे उसके भी डॉक्टर लग रहा है, बट डॉक्टर वो भी है जो मैदानता मैक्स 40 जोन में बैठा है। बट फर्क क्या है, अब अगर उस एंगल से देखे तो ना है तो दोनों ही डॉक्टर, बट जमीन आसमान का अंतर है। सर सेम ही एक डीलर और एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट में भी जमीन आसमान का फर्क है। की चॉइस होती है, इन्वेस्टर देखता ही है कि ना मैं हर किसी के फेस वैल्यू पे पैसा लगा रहा हूँ, उसकी एक्सपर्टाइज कितनी स्ट्रांग है, तो वो एनालाइज करता है ग्राउंड लेवल पे कि ना ये कंपनी ठीक है, इनके थ्रू हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, सेकंड कितनी ग्रो कर जाती है। तो हम उसी पे हमारी कंसल्टेंसी देते हैं और उनको एडवाइस करते हैं और फंड मैनेज करते हैं उनका। जैसे हमें जी ने सही बताया कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत मायने रखता है रियल एस्टेट के अंदर। और वो फिर आप अपना जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा वहाँ डालते हो, लोगों को 10 साल के जो तजुर्बे बताते हो, और तभी तो आपने इतने सारे 10-15 हज़ार लोगों को कराया है। और एक भरोसा है जो आपकी टीम ने, आप तीनों ने ये जीता है, जो आपने एक तरह से, मैं अगर गलत नहीं हो तो एक तरह से आप मुहिम पे हो। इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप किसी को सेल करो, आप बेसिकली उनको एक प्रॉफिट, एक विजन दिखाना चाहते हो, उनको जेन्युइन आप एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हो कि सर अगर आप हमारे पास आए हो तो एंड टू एंड सोल्यूशन है। इट्स नॉट लाइक कि हम एक चीज़ बेच रहे हैं, जैसे आपने बोला कि वी आर नॉट अ डीलर, हम चीज़ नहीं बेच रहे हैं, हम आपके पैसे को कैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर सकते हैं, एक्स फैक्टर कैसे कर सकते हैं, वो आप बेसिकली करते तो भी इंफ्रा डेवलप करते हो, आपको डेफिनेटली पता होगा जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, आज से 3 साल पीछे चले जाओ जब ये नहीं बना था, आप एक बार सोच के देखो कि बादशाहपुर क्रॉस करके, पूरा बादशाहपुर जो एरिया है वो क्रॉस करके किसी कमर्शियल को सेल करना उस टाइम पे कितना टफ होगा, मानते हो सर। और किसी क्लाइंट को ये कन्वेंस करना कि यहाँ पे ये XX ब्रांड आएंगे, ठीक है, हमने वो प्रोडक्ट कैसे चूज़ किया, डेवलपर ने वो प्रोडक्ट पहले डेवलपर ने चूज़ किया, देन हमने कैसे चूज़ किया, बिकॉज हमने एनालाइज किया कि हाँ भी यहाँ पे ये डेवलपमेंट प्लान है, हाँ जिस दिन यार ये हो जाएगा, यार देखो नो डाउट आज चीज़ इतने में मिल रही तो फ्यूचर तो यहाँ का है। और जिसने हमारी बात पे विश्वास किया तो आज सर वो प्रोडक्ट लाइव है, आप जाके देख सकते हो। एलान डेवलपर का प्रोजेक्ट है, टाउन सेंटर के नाम से छोटी सी मार्केट है, पूरे आप ये मैं कहूँगा एक से एक बेटर लोकेशन में हम देखते हैं, वहाँ लीजिंग ब्रांड नहीं बैठे, बट पूरा गुड़गांव क्रॉस करके आप देखो कि प्रैक्टिकली देखा जाए उस वाली बेल्ट के हिसाब से देखें तो पूरा गुड़गांव क्रॉस करके ही है, बिकॉज क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है ना सर, आज कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आज लोग वहाँ जाने लग गए हैं। तो ब्रांड बिल्डर ने क्या काम किया, ब्रांड ले आया, कनेक्टिविटी होनी थी, कनेक्टिविटी हो ही चुकी है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं क्या है कि सर जो इस चीज को समझ जाता है ना कि ये जो गेम है, कि जो ये डेवलपमेंट है, एक तो ये कि मैं उस टाइम पे आऊंगा, चीज उस दिन भी मिलेगी, एप्रिसिएशन उस दिन भी आएगा, बट जो एप्रिसिएशन आज आप कमा सकते हो ना, जब वहां पे उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। सर हम आज जिस बिल्डिंग में बैठे हैं ये DLF की बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट ग्रीन, दूर ना जाओ, हम यहीं की बात करते हैं। जब हमने ऑफिस शिफ्ट किया, आप ये मान के चलो कि 10 में से ना करते हुए 3 क्लाइंट तो हमारे वापस चले जाते थे, ये सोच के काम बुला ले, क्योंकि आप ये क्लोवर लीफ का काम चल रहा होता था, पूरा होज पोज हो रखा होता था, बंदा पूरा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आप इवन स्टाफ भी हमारे लिए सर रोकना, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, समझ रहे हो सर। तो आज आप ये मान के चलो, हमारी इंडस्ट्री के लोग ये बोलते थे बहुत सारे कि ये कहाँ पे पहुंच गया पूरा शहर छोड़ के। और मैं एक छोटी सी चीज सर बोलता हूँ, हम तीनों का जो है ना सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि हम तीनों एक पेज पे हैं। जो भी एक चीज बोल दी ना तीनों ने कि मान लो ये चीज है, तो उस पे कि हम क्वेश्चन या उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं ढूंढते, उल्टा उसमें हम कोशिश करते हैं कि और पॉजिटिविटी ऐड करी जाए। डेकेड आप लोगों ने दिया, आप तीनों ने। 10 साल पहले ये जो 3 लोगों से जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज कहाँ तक पहुंची, कितनी बड़ी टीम है सर आपकी, आज कितने लोग हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा है? सर ब्रिक्स का हिस्सा तो इनफैक्ट हर कोई, आज आप भी हो गए हमारे साथ। तो ब्रिक्स की टीम वही है, नॉट ओनली जो हमारे साथ जो इस कंपनी में यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे वेंडर्स भी हैं जो हमारे साथ जो भी हमें
चीज़ें करानी होती है तो दे हेल्प अस आउट। सो मैं तो सब पूरी टीम मानूंगा उन सबको। बट स्टिल इस कंपनी में यहाँ बैठे कम से कम 100-125 लोगों की टीम है हमारी, जहाँ प्राइमरी सेल्स लगभग 60% प्राइमरी सेल्स करते हैं जो हम बेचते हैं, और उन्हीं की प्रॉपर्टी को रीसेल भी करवाते हैं। बाकी 30-40% टीम हमारी। मतलब आप एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं कि इट्स नॉट लाइक अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर उसके बाद आप हमारे पास नहीं। हमारे थ्रू एक बार इन्वेस्टमेंट करके देखिए, यू विल फील दैट। मैं इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं, लेकिन मेरे जो फॉलोअर्स है, जो सब्सक्राइबर, जो इन्वेस्टर देख रहे हैं, वो जरूर आपको रीच करेंगे। दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा कि कितनी बड़ी टीम है। वी आर अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज ऑफकोर्स हम ये मीटिंग करा, आपसे बात करें, इतनी सारी चीजें। एक्चुअली जो लोग बोलते हैं ना कि जो ट्रेडिंग नाम का वर्ड है वो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है पर होने में बहुत मुश्किल है। वो होने में सर उस टाइम मुश्किल है जब आपके पास उसके लिए टीम नहीं है। रीजन क्योंकि आज हम एक सेल की कंपनी चला रहे हैं, एंड ऑफ द डे कंपनी सेल से चल रही है सर। आज हर टाइम मेरा, हर दिन, हर मंथ और हर साल मेरा एक टारगेट है। तो आप ये मान के चलो जो मेरा पुराना कस्टमर है वो बोलता है जी मेरी चीज को निकलवा दो, तो मेरे ऊपर उस टाइम किसी और चीज का प्रेशर है। हर कोई एक बिजनेसमैन सर, हर एक जगह पे कमिटमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं जो मेरी स्कैंडी टीम है ना, उन्हें मतलब दुनियादारी से मतलब ही नहीं, उनका काम ही ये है कि भाई जो माल बेचा है उसके ऊपर क्या प्रॉफिट आ गया, उन्हीं को ही परेशान करना है। हाँ जी सर, ये आपने चीज ली थी सर, इसमें ये आपकी चीज पे ये प्रॉफिट मिल रहा है सर, बताओ सर है कुछ प्लान। देन उसे सर वहीं से ट्रेड करा के दूसरी जगह, क्योंकि देखो हर एक तरह का बायर है। एक बायर वो है जो कहता है कि मेरे को बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे चाहिए, एक बायर वो है नहीं जी आज मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, जिस दिन सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपका प्रोडक्ट की चीज़ दिखने लग जाएगी थोड़ी, उस दिन आऊँगा। एक बायर वो भी है जो ये कहता है कि जिस दिन प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा उस दिन आऊँगा। एक बायर वो भी है जो कहता है नहीं जी अभी तो ओसी नहीं आया, बिल्डिंग बनी है, उस दिन आऊँगा। एक बायर वो भी है जो कहता है जी अभी तो ओसी है, अभी तो दुकानें नहीं खुली, उस दिन आऊंगा। और एक बायर वो भी है जो कहता है जी किराएदार कौन है। तो हर एक सेगमेंट का बायर है, उसके लिए प्रॉपर एक डेटाबेस है। बिकॉज क्योंकि हम प्रोडक्ट को ये नहीं है कि 1 2 3 4 बुकिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट को प्रॉपर एक्सक्लूसिविटी के अंदर सेल करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है हमारे पास। बिकॉज क्योंकि हर 100 लोगों में से मुश्किल से 7 से 8 लोगों को हम क्लोजिंग पे लेके आ पाते हैं। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो जो लोग 100 आए, अब उसमें से 7 लोगों ने परचेज किया, तो 93 जो लोग हैं वो एंड ऑफ द डे उस प्रोडक्ट के बारे तो अवेयर है। कल को मेरे को ट्रेड करना है, जो जिसकी स्टेज है, जिसने जो बिल, आज की डेट में सारा सिस्टम डिजिटल है, हम उसका, हमारे पास पूरा डेटाबेस है जी ये बंदा किस टाइम पे कब क्या चाहता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो हमें क्वेरी कस्टमर को रीच करने के लिए एक नया बायर नहीं ढूंढना, दूसरे उसकी रीसेल के लिए बायर हमारे पास रेडी है। बस उन बायर को, जो 93 बायर है ना, उनको इन्फॉर्म करना है कि सर ये चीज है जो विजिट करी थी, आज इस स्टेज पे है, बताओ सर अब क्या करना, आज जीतने की मिल रही है, करते हो। वो बायर आएगा, वो देखेगा हमारी कमिटमेंट कि हाँ यार इन बंदों ने ये चीज बोली थी, हाँ यार देखो काम तो हो गया, तो वो भी ट्रस्ट उसके लिए हम नए नहीं है। जिसकी चीज सेल कर रहे हैं उसके लिए भी है नए नहीं, हम नए नहीं है। और उसकी चीज को, उसकी उस प्रॉपर्टी को वहां से दूसरी जगह ट्रेड करवा के दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो वहां आप ये मान के चलो कि एक पूरा फिर वो रिलेशन बन जाता है। सर दिल्ली के जो हमारा क्लाइंट बेस है ना, टाइम समय किसी के पास नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि मेरा काम 80-90% वहीं पे बैठे हुए फोन पे हो जाए, क्योंकि वहां से आना, ट्रैवल करना, आज 115 सेक्टर है, हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कहता है एक्सटेंशन बैठ रहा है, कोई कहता है एसपीआर बैठ रहा है, कोई कहता है न्यू गुड़गांव बैठ रहा है, कोई कहता है एक्सप्रेसवे बैठ रहा है, कोई कहता है डेवलप एरिया में जाओ। तो इसलिए कस्टमर का भी ये चाहता है कि जो मेरा पुराना बंदा है, जिसके साथ मैं ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर चुका हूं, जिसके साथ मेरा भरोसा बना हुआ है, मेरे को पता है कि गलत जगह पे नहीं लेके जाएगा। वो हमें पता है सर, आज हम जिस एज पे खड़े हैं, जो कस्टमर आज मेरे से फर्स्ट टाइम मीट कर रहा है, मेरे को इस चीज से 100 नहीं 110% विश्वास है, वो मेरे पास दोबारा आएगा ही आएगा। आज भला ही मेरे पास वो कुछ ना लेके जाए, बिकॉज क्योंकि जो हम सेल कर रहे हैं उसमें मैं अपने कस्टमर की इन्वेस्टमेंट करवाने से पहले खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिकॉज जो अंडर राइटिंग है, कोई भी बिल्डर 500, 700, 1000 करोड़ की इन्वेंट्री अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट तो देता नहीं है। हर कोई बिल्डर कहीं ना कहीं एक, आप ये मान के चलो हमसे ट्रांजैक्शन लेता है, तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट तो हम कर रहे हैं ना इन्वेस्टर से पहले, तो अपना पैसा तो डेफिनेटली हम गलत जगह नहीं डालेंगे, समझ रहे हो सर। तो कहीं ना कहीं जो इस चीज को समझ जाता है सर, वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा जाता है।
आप मतलब रिश्ते बनाने में ज़्यादा यकीन करते हैं, ना कि हमारा ये नहीं था। नहीं दिलाते हैं सर, एग्जिट भी दिलाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि एक कस्टमर को अगर हम अच्छी प्रॉपर्टी दिलाते हैं तो उसकी हर ट्रांजैक्शन पे कहीं ना कहीं हमारा ही प्रॉफिट होता है। हम यही चाहते हैं कि जो भी कस्टमर हमारे साथ पैसे लगा रहा है हम उसे प्रॉफिट निकाल के दें, तभी वो नेक्स्ट जगह आएगा, उससे 10 रेफरेंस। ऐसा सर्कल ड्रॉ करते हैं जो एंड नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चलता ही रहता है। वो मार्केट वाला वो नहीं है कि सर बिकवा देंगे लेकिन बाद में बिकवाते ना हो, हम बाद में बिकवाते भी हैं सर। सर वी कैन, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, वी कैन अश्योर दे विल बी मोर देन सेटिस्फाइड। तो यू कैन जॉइन ब्रिकेक्स। हमारी एक्सपर्टाइज जब भी ज़रूरत पड़े प्लीज़ डू कॉल अस ऑन आवर नंबर्स। दे विल डू दैट बिकॉज ऑफ कोर्स आप तीनों ने इतना टाइम दिया है एंड फॉर श्योर बिकॉज इसी वजह से मैं आप तीनों को इनवाइट करना चाहता था। एज आई सेड अर्लियर कि आप तीनों को एक साथ इकट्ठा करना एक छत के नीचे एक टाइम पे मुश्किल है, बिकॉज इतने सारे लोगों को आप फैसिलिटेट कर रहे हो, इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हो, इतने सारे लोगों का आपने ट्रस्ट जीता है, और वही ट्रस्ट की वजह से कि आपके पास समय नहीं है। फैक्ट है, क्योंकि आपने किसी का कोई भी अपना 1 रुपया अगर किसी को देता है तो बहुत सोच समझ के देता है। अगर आपको कोई दे रहा है तो ऑफकोर्स आपने ये जो डेकेड दिया है, आपका जो ये तजुर्बा है, जिसकी वजह से लोग आप पे इतना भरोसा करते हैं। एंड आई एम श्योर कि जो लोग अभी देख भी रहे हैं वो भी आपको रीच आउट करेंगे। एंड आप तीनों में से आप तीनों को और भी लोग जाने पहचाने, इसके लिए आपकी कंपनी का ये सोशल मीडिया हैंडल भी दे रहा हूँ। ये 3 लेजेंड है जिन्होंने गुड़गांव को बनते हुए देखा है, दिखाया है, हमें एक विजन बताया कि क्या कुछ गुड़गांव है, क्या कुछ होगा, और भी कुछ जानना है इसके बारे में, और कुछ सवाल है गुड़गांव के रिलेटेड, तो आप इनकी टीम को रीच कर सकते हो। ये नंबर स्क्रीन पे भाई, मेल कर सकते हो, इनके सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो, क्योंकि एज देयर सेड कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ आपको उस गुड़गांव के एक प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है जो कि गुड़गांव से न्यू गुड़गांव की तरफ जाए, और फिर न्यू गुड़गांव से पता नहीं ग्रेटर गुड़गांव की तरफ जाए, लास्ट गुड़गांव की तरफ। ग्रेटर गुड़गांव, लास्ट वेगस है तो लास्ट गुड़गांव। ओके। ये आपने आप थोड़ा दूर तक लेके चले गए, वो विजन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन है, अगर सेक्टर 29 और अगर आप साइबर सिटी को ऐड कर दो तो वो फील आ ही जाती है ना। सो थैंक यू सो मच आप तीनों का एक बार फिर से इस पॉडकास्ट में आने के लिए, हमें इतना सारा टाइम देने के लिए, गुड़गांव के ऊपर डिटेल में चर्चा करने के लिए। और यही कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम जरूर हम और आप चारों एक साथ फिर मिलेंगे और फिर एक बार गुड़गांव और न्यू गुड़गांव पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।